हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज़ द स्टडी। और यहाँ पर हम विजन आइस की करंट अफेयर मैगजीन जो कि मार्च की मंथ की आ चुकी है वो कर रहे थे कंटिन्यू। एंड पॉलिटिक्स के सेक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है, ये होगा पार्ट 2। तो कोशिश करेंगे इसमें इसको कंप्लीट करने की। सो स्टार्ट कर लेते हैं बस जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस बार न्यूज़ है वो है एंटी डेफिकेशन लॉ से रिलेटेड। तो साल में कई बार हमें एंटी डेफिकेशन लॉ को देखना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। सच कहूँ तो क्यों? क्योंकि जब तक देश के इतिहास में पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने आपस में लड़ना ही लड़ना और हमें एंटी डेफिकेशन लॉ मिलना ही मिलना। तो एक बार फिर से यही हुआ है और इस वक्त हमें जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश राज्य में, जहाँ पर एक बार फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो परेशान हो गए हैं ट्रेंड की वजह से, जो आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं स्पॉटलाइट में, और उनका नाम है एंटी डेफिकेशन लॉ। ठीक है, तो हर बार इसका मुद्दा सामने आता है। तो हुआ क्या है, मोर अबाउट द न्यूज़ देख लेते हैं कि 22 रेबल मेंबर्स हैं मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। उन्होंने यहाँ पे रिजाइनेशन अपना पकड़ा दिया है स्पीकर को, और इस तरीके से उन्होंने पार्टी से डेफेकेशन किया है। ठीक है, और जैसे उन्होंने यहाँ पर रिजाइनेशन दी है तो पार्टी तो गई, गवर्नमेंट तो चली, जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी वो फॉल हो चुकी है। और ऐसे इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, एंटी डेफेकेशन लॉ को यहाँ पर कर दिया है बाय पास। ठीक है, एंड हंस द करंट फॉर्म ऑफ एंटी डेफिकेशन लॉ, यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो एंटी डेफिकेशन लॉ का जो करंट सिनेरियो है ना, वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो अभी ये जो एंटी डेफिकेशन लॉ है वो किसी काम का नहीं रहा, इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ प्रिवेंटिंग क्विड प्रो क्यू डील एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है क्विड प्रो क्यू डील्स जो होती है, ये होती है फ़ायदे का सौदा, यानी कि क्या बोला बताऊँ, कुछ भी, मतलब जैसे कि आपको किसी से फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप किसी का कुछ काम कर रहे हो, उस आदमी को, बंदे को भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आ गई, और जो क्विड प्रो क्यू की जो डील होती है ना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इकट्ठे क्यों होती है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है ना, सारे मेंबर्स जितने भी होती है पार्टीज़ के। तो वो जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे हो चुकी हैं ख़त्म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंटी डेफिकेशन लॉ के अंदर क्या है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार देखना पड़ता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटी डेफिकेशन लॉ के अंदर ये कब आया था। तो 10th शेड्यूल में आपका स्पेशल यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया गया है। टोटल हमारे पास 12 है और उसमें से जो 10वां है अंश है वो हमारा एंटी डेफिकेशन लॉ के बारे में बात करता है, जो कि आया था 1985 में। ठीक है, तो 1985 में आया था ये, और ये 52nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। 52वां ये तो ना, हाँ 51 52, तो 52वां संशोधन किया गया था, और तब आपका जो एंटी डेफिकेशन लॉ है वो आया था। इस लॉ के अंदर आपको पता चलेंगे कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जिसके बेसिस पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, या तो आपका स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे देख सकता है कि किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटर को जो है यहाँ पर डेफिकेशन के केस में यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ये आपके पार्लियामेंट में और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि जो लेजिस्लेटर है वो यहाँ पे एक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को खतरा बनकर यहाँ पे जो है स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की स्विचेस को रोकने के लिए, पॉलिटिकल डेफिकेशन को रोकने के लिए, ताकि कोई और उनको ये ना लगे कि हमें ये रिवॉर्ड मिल जाएगा और इस हम पार्टी का जो साथ है वो छोड़ देते हैं, इस तरह की सिचुएशंस ना अराइज हो, तो उसके लिए आपका ये जो एंटी डेफिकेशन लॉ है वो बनाया गया था। ठीक है, तो लॉ जो है वो मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों में ही लागू होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी हरकतें हैं, कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनको करने पे आप किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 ग्राउंड हैं, एक जिसके बेसिस पे जो हम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जब तो मेंबर वॉलंटरली क्या कर रहा है, गिव अप कर रहा है मेंबरशिप पार्टी की। ठीक है, और यहाँ पर ये मतलब नहीं है वॉलंटरी गिव अप करके उसने जाके रिज़ाइन दे दिया पार्टी से, नहीं। यहाँ पर क्या है, इवन विदाउट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि इवन विदाउट रिजाइनिंग ए लेजिस्लेटर कैन बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि अगर कोई रिज़ाइन नहीं भी देता है लेकिन उसने हरकतें ऐसी करी है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो चेयरमैन है लोकसभा का, राज्यसभा का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ भी होता है, यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्पीकर और चेयरमैन है, जो भी यानी कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, उसको यहाँ पे रीजनेबल इन्फेरेंस लेनी होगी, यानी कि उसको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना होगा, उसके जो प्रियर एक्ट्स रहे होंगे, उसने क्या क्या हरकतें की है या क्या उसने कहा है, तो उनसे एक इन्फेरेंस, एक कंक्लूजन यहाँ पे निकालना होगा आपके स्पीकर या चेयरमैन को। और अगर उसको लगता है कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में जा रही हैं, आइडियोलॉजी के या किसी तरीके से वो अगेंस्ट में बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो यहाँ पे कह सकता है कि यू आर डिस्क्वालीफाइड।
ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इफ लेजिस्लेटर वोट इन द हाउस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, अगर वो चुपचाप क्या कर रहा है, पार्टी के अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है, तो फिर तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा उसको। तो यहाँ पर जो है उसने खुलेआम यहाँ पे डिस्क्वालीफाई के लिए अपने लिए ग्राउंड जो तैयार कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के मेंबर होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स का क्या केस होता है, जब शुरू में आते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इफ्लिक्टेड नहीं होते और वो सोच रहे होते हैं करना क्या। तो अगर वो क्या करते हैं, पहले वो आते हैं, एंट्री लेते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह, ठीक है। और फिर क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, उन्हें लगता है कि अच्छा ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बढ़िया रिजल्ट लेके आई और इसी की चलने वाली है, तो वो क्या करते हैं, फटाक से उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, उसके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। तो ऐसे अगर वो कर लें, ठीक है, तो अगर ऐसा कर लें वो इलेक्शन के बाद में, तो वो भी हो जाते हैं डिस्क्वालीफाई। आप इंडिपेंडेंट थे, आप इंडिपेंडेंट रहना है तो रहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो। नेक्स्ट चीज़ है नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर का तो ऊपर भी केस देखा, रंजन गोगोई जी जो आए हैं, तो इनके पास क्या टाइम होता है, इनके पास टाइम होता है, देखिए जब आप एंट्री करते हो एज ए नॉमिनेटेड मेंबर, आपके पास 6 महीने का वक्त है। अगर 6 महीने के अंदर आपको यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आना है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हम आपको नहीं आने देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किया तो आपको माना जाएगा डिस्क्वालीफाई। तो ये केस है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने तक के बाद तो आपको पूरी की पूरी सिचुएशन जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी, तो फिर उसके बाद तो आपको शायद पार्टी की आइडियोलॉजी से कम यहाँ पे आप रिजल्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हो। तो यही वजह है इनके लिए यहाँ पे जो 6 महीने का जो टाइम गिवन है ना, कि 6 महीने के पहले करना है या 6 महीने के जो भी करना है, बाद में नहीं करना। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जिस वक्त आपका यहाँ पे नॉमिनेशन जो है वो हुआ था, तो उसके 6 महीने के बाद अगर आपने किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया तो आप हो जाएंगे डिस्क्वालीफाइड। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अगर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये किसी भी पार्टी ने या किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस ने करी तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और सबसे पहले बताया है मर्जर। तो मर्जर क्या है, जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके आपस में 2/3 जो मेंबर हैं वो हो जाते हैं मर्ज और बन जाती है एक नई पार्टी, ठीक है। तो ऐसे में जो नई पार्टी बनी है, तो इसको आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये तो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, ये वाले इस पार्टी को छोड़ के चले गए तो डेफिकेशन कर दिया, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मर्जर के केस में आपका अगर 2 पार्टी मर्ज होती हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब एक पार्टी का मेंबर था बेचारा और वो यहाँ पे चेयर की पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर बन जाता है, और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से यहाँ पे जो दूसरे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर बैठे हैं वो ये कहे कि तुम तो इनके फेवर में बोल रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो है पार्टी में से हट सकता है, तब तक वो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब तक के लिए। तो उसको यहाँ पे ये नहीं कहेगा कि तुमने तो पार्टी छोड़ दी, तुमने तो डेफिकेशन कर दिया, तो ऐसा नहीं है, बाद में रिज्वाइन कर सकता है वो, ठीक है। तो ये केसेस होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। अब भले ही एक्ट आया था 1985 में और 52nd अमेंडमेंट के साथ, लेकिन चेंजेस तो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक कहा गया था कि व्हेन द एंटी डेफिकेशन लॉ वाज इनेक्टेड, तो देयर वाज ए प्रोविजन। यहाँ पे प्रोविजन क्या था कि अगर पार्टी, मान लो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो जाती है लड़ाई, वो जो कांटे वाली दरार आ जाती है वो आ गई, तो आधे लोग हो गए एक साइड, आगे लोग हो गए एक साइड, और पार्टी हो गई स्प्लिट। तो पहले ये क्या था कि इसको यहाँ पर जो है डेफिकेशन नहीं माना जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब इसको डेफिकेशन के कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि देखा गया कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जो ओरिजिनल पार्टी थी वो आपस में स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई यहाँ पे ग्रुप बनता है, कोई यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन अगर खड़ी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बट जाती हैं, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे डेफिकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है, however this provision resulted in large scale defecation and the lawmaker were convinced that the provision of split, मैंने जो आपको बताया कि इसकी वजह से जब ये केस बताया गया था कि स्प्लिट होने की वजह से भी आपके जो मेंबर हैं वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे, तो देखा गया कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि जब पार्टीज जो हैं वो अलग हो गई। तो ऐसे में एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई हमारी 2003 में, उन्होंने कहा कि देखिए स्प्लिट करोगे, मर्जर करोगे, ये प्रोहिबिटेड है। लेकिन बाद में मर्जर को इन्होंने रख लिया, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके 2/3 मेंबर जो है वो आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, सो दैट्स ऑल राइट। बट अगर आप इन्हीं एक ही पार्टीज़ को स्प्लिट करना चाहते हो, दैट्स नॉट ऑल राइट। तो ये केस अभी बताया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मर्जर अलाउड है, वो भी 2/3 मेंबर अगर करते हैं तो, सिर्फ उससे कम नहीं। और स्प्लिट किसी भी केस में यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड के लिए ग्राउंड तैयार करता है, आपको अलाउड नहीं है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि क्या आपको भी लगता है कि जो एंटी डेफिकेशन लॉ है उसको अब यहाँ पे उसकी समाप्ति का, अंत का समय आ चुका है।
अब ये कहा जा रहा है कि वाई एंटी डेफिकेशन लॉ नीड्स एन ओवरहोल, इसको यहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों? सबसे पहले तो देखिए कि रैम्पेंट डेफिकेशन इन स्पाइट ऑफ द लॉ अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन डेफिकेशन तो ओपनली हमें देखने को मिल रहे हैं ना। कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, कहाँ कहाँ नहीं हमने केसेस देखे, मणिपुर, नागालैंड, तो ये सारे स्टेट्स के यहाँ पे नाम गिवन है आपको, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो रिसेंट ईयर्स में हमें तो बार बार ये डेफिकेशन के केसेस ओपनली दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी होगी लॉ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बताया कि क्वेश्चनेबल पोजीशन है स्पीकर की। ऊपर आपने देखा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे इन्फेरेंस, ठीक है, कि भैया यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कि जो भी आपका मेंबर है उसने किस तरह की हरकतें की, उससे वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है क्या इसने यहाँ पे वॉलंटरली जो मेंबरशिप है वो गिव अप करी है कि नहीं करी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि जो स्पीकर है वो किस हिसाब से सोच रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो पोजीशन है ना वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इन्होंने लिखा है कि द 10th शेड्यूल गिव द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली अनक्वेश्चनेबल पावर, क्योंकि उनके पास पावर्स तो आ चुकी है कि वो एमएलए को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। लेकिन एक केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, पहले आया था 1992 में, केस का नाम है किहोतो होलोन केस 1992 में, जिसमें स्पीकर के बारे में ये कहा गया कि एक्चुअली होना क्या चाहिए, एक अलग से यहाँ पे एक आपको ट्रिब्यूनल्स बना लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर डेफिकेशन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे मैटर आए तो आप इस ट्रिब्यूनल को दे दो और ये आपको रिजोल्व करके देंगे। यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, बस प्रिजाइडिंग ऑफिसर इतना कर ले कि अगर उसके पास केस आता है तो ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे लेके सौंप दे, अगर उसको लगता है कि केस को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका भी टाइम होता है ना। अभी तक शायद टाइम मैंशन नहीं है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं 3 महीने का कहा था, पता नहीं 2 हफ्ते का कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो ये था ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो यही हो रहा है कि जो सुप्रीम जो स्पीकर है या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हम नहीं देख सकते कि वो इन्फ्लुएंस किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉन कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट किस तरह सोच रहा है। स्पीकर्स पॉलिटिकल एप्लीकेशन कैन नॉट कम इन द वे ऑफ एजुकेशन, तो ये भी कहा गया कि ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एप्लीकेशन है, क्योंकि वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो वो यहाँ पे चीज़ जो केस को यहाँ पे थोड़ा सा एफ्लिक्शन ना क्रिएट कर दे डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे टू स्टेबलाइज द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इन टर्म डेमोक्रेसी। अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हो और डेमोक्रेसी चाहते हो तो ये गलत हो सकता है। क्यों? ऑफन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन फाउंड इंडल्जिंग इन, उसने कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमें पता लगता है कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होती है, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे करप्ट प्रैक्टिसेस हो। तो ऐसे में अगर कोई बंदा वहाँ से जो है उनको ठीक करना चाहता है तो यहाँ पे अगर उसके बारे में अगेंस्ट में कोई खड़ा होता है तो आप उसे क्या कह देते हो कि ये तो गलत हो गया, इसने तो डिस्क्वालीफाई करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि जो गवर्नमेंट्स जो बनती है वो कई बार बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस को, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में इंडल्ज होती है, जिसकी वजह से बाद में अनडेमोक्रेटिक होने की वजह से उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे गिर जाती है। तो फिर क्या होती है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंस्टेबिलिटी होती है। तो ऐसी पार्टीज़ को जो कि अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है उनको डिस्करेज करने के लिए भी हमें यहाँ पे जो है ज़रूरत है इस केस में थोड़ा सा बदलाव लाने की। नेक्स्ट है नो रूम फॉर लेजिटिमेट डिसेंट। देखिए हमारे तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी राइट टू डिसेंट हमारे पास होता है। एथिक्स का अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई थी कि क्या हमारे पास जो है राइट टू प्रोटेस्ट है या राइट टू डिसेंट है कि नहीं है, और अगर है तो किस तरीके का। तो हमारे यहाँ पे जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो दिया गया है, तो राइट टू डिसेंट भी हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई मेंबर है और उसकी जो कॉन्साइंस है, वो जो जजमेंट है, वो यहाँ पे इस चीज़ को मानती नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो वो काम कर रहे हैं, उससे उसको सहमत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर वो उनके खिलाफ में खड़ा हो जाता है तो यानी कि उसने अगर डिसेंट यहाँ पे दिखा दी तो यहाँ पे वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रूम नहीं है कि लेजिटिमेटली तरीके से कोई अपनी डिसेंट जो है वो शो कर पाए। तो इसीलिए भी यहाँ पे फिर बार बार आपको फिर इस तरह के केस देखने को मिलते हैं, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। तो इनको यहाँ पे तो आप चेंज कीजिए, ठीक है। एंड एक चीज़ कहा गया इन्होंने कि सेवरल एक्सपर्ट सजेस्ट दैट द लॉ शुड बी वैलिड ओनली फॉर दोज वोट्स दैट डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पैसेज ऑफ द एनुअल बजट और नो कॉन्फिडेंस। यानी कि वो कह रहा है कि आप इन केसेस को तभी उठाइए जब ऐसा लगे कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है ना उसकी स्टेबिलिटी को खतरा आ रहा है, ठीक है, जो वैलिड हो उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने की, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। और आपका जो ये एनुअल बजट का पैसेज होता है कि अगर ये पास नहीं हो पाया तो आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, उनका गवर्नमेंट में ट्रस्ट अब नहीं रहा है और वो नहीं चाहते गवर्नमेंट पार्टीज़ के साथ काम करना, ठीक है। ओपन टू इंटरप्रिटेशन,
ओपन टू इंटरप्रिटेशन का मतलब वही, जब फर्स्ट ग्राउंड फॉर डिस्क्वालीफाइंग क्या है कि वो यहाँ पे वॉलंटरी गिव अप कर रहे हैं। ये जो टर्म है अपने आप में ही काफ़ी सस्पेक्टेबल है, और ये क्यों है मैंने समझा दिया है। यहाँ पर जो रीजनेबल इन्फ्लुएंस का जो केस है लेजिस्लेटर का, वो यहाँ पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है वो उसी चीज़ पे मैटर करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने फिर से बताई है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि अब आपको लग रहा है कि बहुत सारे ओवरऑल्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको यहाँ पे सजेशंस क्या होंगे, आपकी तरफ से सजेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने सजेस्ट किया है कि आप एक अल्टरनेट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लेके आइए, जैसे कि ऊपर भी कहा गया कि आप एक काम कीजिए। चीफ जस्टिस ने भी कहा है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा कि एक परमानेंट ट्रिब्यूनल लेके आइए। आप एक परमानेंट ट्रिब्यूनल यहाँ पे लेके आइए, ठीक है, जो इस तरह के केसेस को देखती हो, जो स्पीकर को सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा उस ट्रिब्यूनल्स के साथ में, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो इम्पार्शलिटी की या बायसनेस की जो सिचुएशन होती है, जो आ सकती है, वो यहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद रीजनेबल टाइम दीजिए उसको, स्पीकर को डिसाइड करने के लिए कि क्या ये केस जो है ये डिस्क्वालीफाई के लिए केस है कि नहीं। और यहाँ पे मैं, हाँ, 3 मिनट्स का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कहा गया था कि आप 3 महीने का आप जो है टाइम जो है स्पीकर को आप दे सकते हो 10 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी एथिक्स इन गवर्नेंस को लेकर, उन्होंने भी काफ़ी सारी कमेटीज यहाँ बताई थी और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी, और उनका कहना है कि डेट द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन ग्राउंड ऑफ डेफिकेशन, वो आपका या तो आपको देना चाहिए प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ठीक है, वो भी कब, जब इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे रजिस्टर्ड करता है। तो एज ए रिजल्ट जितने भी मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो सारे के सारे का लेना देना जो है इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन से ही है, यानी कि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन खत्म, ठीक है, ऐसे तो होती नहीं, उसके पास ये एक्ट अभी राइट तो है नहीं, लेकिन देखा जाए तो जो रजिस्टर्ड कर रहा है उसी को यहाँ पे जवाबदेही होनी चाहिए कि उसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को हमें पोजीशन दे देनी चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन होगा, और जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकता है कि किसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं है। लेकिन ये भी थोड़ा सा अटपटा है, पता हूँ क्यों, क्योंकि आपका जो मेंबर है वो एक्ट कर रहा है कहीं और हाउस के अंदर, और इलेक्शन कमीशन एक अलग बॉडी है जिसको नहीं पता होगा कि इशू क्या है, मुद्दा क्या है, क्योंकि वो यहाँ पे तो इन्फ्लुएंस निकालने की भी जरूरत पड़ती है। आपको मेंबर के प्रियर जो एक्ट है जो उसने किए हैं पास्ट में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल डिफरेंट टास्क यहाँ पे करता है, तो ऐसे में मुझे ये थोड़ा सा रीजनेबल नहीं लगता बट पर्सनली, लेकिन यहाँ पे ठीक है, सजेशन के तौर पर उन्होंने दिया है। अब पढ़ लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हाँ जी, तो रिलेटेड न्यूज़ इन्होंने बताई है, रिमूवल ऑफ मणिपुर मिनिस्टर बाय द एपेक्स कोर्ट बाय इन्वोकिंग। हम यहाँ पे क्या किया है, एक मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। एक्चुअली उनके खिलाफ में 2017 में स्पीकर ने एक यहाँ पे पिटिशन डाली थी कि इसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना, कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट की तरफ से, वो स्टेट कैबिनेट के मिनिस्टर थे मणिपुर के अंदर। तो स्पीकर ने यहाँ पे उनके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली कि आप देखिए इस केस में यहाँ पे इसको डिस्क्वालीफाई किया जाना है कि नहीं किया जाना। तो अपेक्स कोर्ट की रूलिंग आई, उस वक्त केस आपका था हाई कोर्ट में, ठीक है, मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसमें केस था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप टाइम यहाँ पे दे देते हैं, स्पीकर को रीजनेबल टाइम दे देते हैं कि अगर इसके अंदर वो टाइम डिसीजन ले लेता है स्पीकर कि इसको डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि नहीं करना, ठीक है। लेकिन मणिपुर हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो यहाँ पे ये कुछ खुद यहाँ पे पास नहीं कर सकते, इस तरह का कोई जो क्या बोलते हैं केस की सुनवाई को यहाँ पे वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पे जो मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। तो मामला कहाँ अटक गया, मामला अटक गया आपके सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे, ठीक है। तो बेंच के आगे, क्योंकि आर्टिकल 142 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिटरमाइन कर सकता है कोई भी, अगर ऐसा कोई लॉ का क्वेश्चन आता है, फैक्ट के लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी है कि आर्टिकल 142 यहाँ पे अलाउड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मैटर ऐसा पेंडिंग हो गया जहाँ पे जस्टिस को देना ज़रूरी है, और वहाँ पर वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है कहीं पर भी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, हाँ जी, तो आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार करता है कोर्ट को फ्रॉम इंक्वायरी, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है 212 का जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहाँ पे हाई कोर्ट को बार करता है कि वो इस तरह से लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग के अंदर जो है इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो ऐसे में स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिसीजन लिया है कि हम उसको करते हैं यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो ये छोटा सा केस हुआ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और डिसीजन जो है वो लेना पड़ा। ऊपर तो कुछ नहीं रह गया है, एक बार देख लेती हूँ मैं। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था अमेंडमेंट जो आई थी 1985 में।
और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारा जो टॉपिक है, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ऑफ ECI ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लाने के लिए और ज़्यादा सुधार यहाँ पे लाने के लिए चुनाव के अंदर एक रिपोर्ट आई है जो कि रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रही है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये इसमें क्या किया गया है, कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई हैं आपकी ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और कुछ वो मांग रहे हैं पब्लिक से। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या क्या बैकग्राउंड है। तो लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक 9 वर्किंग ग्रुप 9 लोगों का एक ग्रुप यहाँ पे वर्किंग ग्रुप यहाँ पे तैयार किया गया था, जिसमें आपके इस जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन, उसके कुछ ऑफिशियल मेंबर, स्टेट्स के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, उन सभी को यहाँ पे लाकर 9 लोगों का ग्रुप बनाया गया और उनको कहा गया कि आप यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो वर्किंग ग्रुप क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इनपुट फ्रॉम वेरियस फील्ड, एनालिसिस कर रहा है चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे पास, उसको यहाँ पर थोड़ा सा और जो है फ्यूचर के लिए उसमें वैल्यूज ऐड की जा सकती है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दे भी दी हैं, वो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव एज है, आप 17 की एज होती है जैसे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों की, आप उनको यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उनको यहाँ पे आप रजिस्टर्ड कराने के लिए फैसिलिटी देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं 18 होने के बाद सोचते हैं कि अच्छा मैं तो 18+ और मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 17 की एज में जब वो हैं तो स्कूल और कॉलेज में आप ऐसी फैसिलिटी देना स्टार्ट कर दीजिए ताकि वो पहले से ही उनका जो कार्ड है जिस टाइम पे वो वोटिंग करने के लायक है वो बन के तैयार हो चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इलेक्टोरल रोल ऑफ ग्रेजुएट एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप लेके आ जाइए, ईरोनेट। ईरोनेट कुछ नहीं है, यहाँ पे बताया भी है, एक वेब बेस्ड सिस्टम है इलेक्टोरल ऑफिसर्स के लिए, यानी कि जिसमें कि एक आपको पता होगा जब आप वोटिंग करने जाते हो तो पूरा एक इलेक्टोरल रोल बन के आता है जिसमें आप सबका नाम, एड्रेस वगैरह चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन एक इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, मैनेजमेंट उस सारी चीज़ों को किया जाएगा और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, कोई वेरिफिकेशन करना है, वो सारी चीज़ आपकी ईरोनेट के जरिए ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगी। तो वो कह रहा है कि इलेक्टोरल रोल ऑफ ग्रेजुएट एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें कि ईरोनेट को यूज़ किया जा सके वो लेके आइए। और इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड भी बन जाना चाहिए, यानी कि जब वो लोग बंदे यहाँ पे वोटिंग कार्ड बनवाने के लिए आ रहे हैं या उसमें कुछ वेरिफिकेशन कराने के लिए आ रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो ID कार्ड जो ऑप्शन है, जो प्रोविज़न है, वो आप ईरोनेट के अंदर डाल दो। अब सोच रहे हो आधार कार्ड के बाद तुम्हारी अगली फ़ोटो यहीं आने वाली है, 130 फ़ोटो। ठीक है, खैर देखेंगे अब तो क्या होगा। इट रिकमेंड्स क्वार्टरली 6 मंथली क्वालिफाइंग डेट फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ 1 एनुअल डेट ऑफ क्वालिफाइंग डेट। अब ये क्या है, आपको पता है साल में कितनी बार यहाँ पे हमारे जो ये बनते हैं चुनाव के जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, साल में एक बार बनते हैं। वो कह रहा है ऐसे मत करो, साल में एक बार टाइम दोगे तो गलत हो जाएगा। आप एक काम करो, हर 6ठे महीने या हर 3 महीने के बाद जो है क्वालिफाइंग यहाँ पे डेट रख दो रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है अपकमिंग वोटिंग्स के लिए वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे साल में एक बार होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कही है कि इंटीग्रेशन ऑफ सिटीजन फेसिंग सर्विसेज, कुछ आप अलग जो हमारी जो सिटीजन के लिए जो सर्विसेज चल रही हैं उनको आप इसमें इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे कि इन्होंने डिजी लॉकर का ऑप्शन बताया। डिजी लॉकर आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसमें क्या होता है, आप अपने गवर्नमेंट्स के पास जो एक जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, कि आपको अलग से स्पेस प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेव करने हैं और आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है तो आप वहाँ जाकर ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सेव करके आ सकते हो। तो ऐसे डिजी लॉकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें आप जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो भी आपको मिलते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट हुई, 12th की हुई, या कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट है और आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा सेव करना जरूरी, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है इसकी ऑनलाइन, तो आप उसमें वहाँ पे डिजिटल लॉकर में जाके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और क्योंकि गवर्नमेंट का बनाया हुआ डिजिटल लॉकर है तो इसमें प्राइवेसी को ब्रीच नहीं होने का कोई खतरा नहीं रहता और सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, तो आप इन डिजिटल लॉकर जैसी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इलेक्शन कमीशन जो है इसको यूज़ कर सकता है। कैसे, जैसे इसको रजिस्टर्ड कराना है किसी को, आपको यहाँ पे क्या है, हैंड टू हैंड अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजिटल लॉकर का जो भी आपका एड्रेस रहेगा कि डॉक्यूमेंट है मेरा इस एड्रेस पे, वो एड्रेस वहाँ पे आप फिल कर दीजिए और जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो अलग से जो यहाँ पे सिटीजन्स के लिए सर्विसेज चल रही है ना अलग अलग ऑनलाइन, तो वो सारी की सारी आप इंटीग्रेटेड सर्विस यहाँ पे ले आइए, उनको यूज़ कर लीजिए। इसी तरह से आपका उमंग भी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो आप इनको यूज़ करिए। तो काफ़ी अच्छी ये सजेशन मुझे भी लगी। ठीक है, नेक्स्ट हम वोटर फैसिलिटेशन के लिए बात कर रहे हैं कि वोटर्स को जो वोटर करने वाले हैं, वोटिंग देने वाले हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटेशन आप लेके आइए। जैसे कि सिंगल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला,
एक ही यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म वगैरह होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आप भरवा लीजिए और उसके बाद जो है बार बार इनको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो वोटिंग है वो तैयार हो जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन यानी कि, ठीक है। अगर उनको चेंज करना है एड्रेस में, डिलीट करना है नेम, तो सारे चीज़ उन सभी के लिए एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएँ। और एक चीज़ यहाँ पे कहा है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और सीनियर सिटीजन है 18+ के लिए, उनको आप यहाँ पे डोर स्टेप की सुविधा दीजिए कि आप उनके घर जाएं और उनको जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड करा सकें। लेकिन अगर ऑनलाइन हो पाता है तो फिर तो उनके घर भी जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अभी अभी पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक रिफॉर्म किया था, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि वो रिफॉर्म क्या है, देखती हूँ कितने लोगों को पता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे तो लग रहा है इसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें ये भी चेंज किया गया है। हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, चलिए, कि पहले वो सुविधा सिर्फ आर्मी के लोगों के पास थी, या जो आपके जो ये कॉन्सुलेट्स होते हैं ना उन्हीं के पास थी, अभी उनको भी दी गई है, वो आप देखिए क्या थी। एक्सपेंडिंग द नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रल सर्विस सेंटर, तो जितने भी आपके इलेक्ट्रल सर्विस सेंटर है, वोटिंग फैसिलिटेशन सेंटर है, उनको आप जो है एक्सपेंड कीजिए, यानी कि हर रीजन तक आपकी आउटरीच जो है वो होनी चाहिए। इनिशिएटिव जैसे कि डिजिटल इलेक्शन कैलेंडर बन के आता है आपका, जिसमें आपके इलेक्शन कमीशन का पूरी साल का जो शेड्यूल है कि कब क्या कुछ करने वाले हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कई जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो उसका भी एक ऑनलाइन मैप आपको मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो इनिशिएटिव के रूप में। इसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई नया मेथड है यहाँ पे जिससे आप वोटर्स की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करा सकते हो, प्रोसेस को आप बेहतर सिक्योर बना सकते हो, तो आप सारे मेथड्स को यहाँ पे यूज़ करिए, ठीक है। तो ये आपकी वोटर फैसिलिटेशन के लिए रिकमेंडेशन है। और अब बात कर लेते हैं लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की। तो सबसे पहले तो इनका कहना है कि जितने भी आपके PSUs है, प्राइवेट ट्रेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रल एजुकेशन को और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए फोरम बना सकते हो। एक बहुत अच्छा यहाँ पे चुनाव पाठशाला, नाम भी बहुत अच्छा है, चुनाव पाठशाला। आप जैसी चीज़ें जो है सेटअप कर सकते हो पोलिंग स्टेशन के अंदर, और वहाँ पर आप जो है वोटर्स को अवेयर कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब बना सकते हो आप स्कूल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़ोर शोर से इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे इको क्लब हो। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब बना सकते हो जहाँ पे बच्चों को स्कूल के अंदर जो है वोटर एजुकेशन जो है स्कूल करिकुलम का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। उनको पता लग जाएगा इन चीज़ों के बारे में, इससे पहले कि वो 18+ हो, उनके बारे में पास इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड प्रोएक्टिव यूज़ ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, तो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। वेब टीवी है, वेब रेडियो बेस्ड जो एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं जैसे 93.5 FM, ये आपकी जो यहाँ पे आकाशवाणी में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, आपने सुने हुए इंटरव्यूज़ वगैरह टाइमली आते रहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को आप यूज़ कर सकते हो। स्वीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक टॉक प्रोग्राम है। स्वीप का मतलब है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। एक टॉक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आपको जो है यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने का काम ही शो करता है, और इसमें आपको वोटर्स के एजुकेशन स्प्रेडिंग करने के लिए अवेयरनेस और प्रमोट करने के लिए वोटर लिटरेसी, तो वो सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो पीरियोडिक स्वीप आप ला सकते हो। पीरियोडिक मतलब आप उसको लिए डिसाइड कर लो कि साल में कितनी बार ये जो टॉक शो है, ये जो प्रोग्राम है, ये हुआ करेगा। और भी रिकमेंडेशन दी है कि वो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पे कैप लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एंड अभी तक वो कह रहे हैं कि हाफ कर देंगे हम प्रिस्क्राइब लिमिट का, अभी ये सजेशन है, अभी देखते हैं कैसा कितना कुछ होता है। नेक्स्ट चीज़ है प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। आपको पता है जब भी आपके जो चुनाव होने वाले होते हैं तो 24 घंटे पहले तो शांति बनाए रखनी होती है, तो पीरियड ऑफ साइलेंस जो है उसमें आपके जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर वाले जो है, और जो सोशल मीडिया है, वो यहाँ पर रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके यहाँ पे प्रोहिबिट उसको किया जा सकता है कि वो साइलेंस बना के रखे, अदरवाइज उस पर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरीके से आपका जो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया है उसको आप न सिर्फ सेक्शन 125 के अंदर, बल्कि सेक्शन जो आपका 126 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसके अंदर यहाँ पे आपको लाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो आपकी सजेशंस हैं वो आपकी यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटी सा एक इन्फॉर्मेशन दी गई रिलेटेड न्यूज़, जो कहा गया कि लिंक कर देना चाहिए आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ। तो रिसेंटली लॉ मिनिस्टर ने एक प्रपोजल यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को दिया है कि आधार कार्ड को जो है आप इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड के साथ यहाँ पे आप लिंक कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, नेम तो है ही, और बायोमेट्रिक साइंस भी हैं और फोटोज़ भी हैं बहुत बढ़िया सी, तो वो सारी चीज़ें आपको डुप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे में एक जो माइग्रेंट होते हैं
क्योंकि आधार कार्ड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे ऑल इंडिया में काम करता है, ठीक है, भले एड्रेस कहीं का भी हो आपका काम तो करता ही है ना। और जो आपका वोटिंग कार्ड है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें आपका नाम है उसी में काम करता है। तो ऐसे में ये जो माइग्रेंट वाला इशू है कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेंट हो जाते हैं, उनको दोबारा दोबारा यहाँ पे फ्रेंच ये वोटिंग कार्ड बनवाने पड़ते हैं, तो वो चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने भी लास्ट ईयर एक प्रपोजल दिया था कि आप आधार कार्ड को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जो है चेंज कीजिए, उसमें अमेंडमेंट आई थी ताकि आधार कार्ड को जो है वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक किया जा सके। और ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब डिलीवरी जो है गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स की वो सारी की इसके ज़रिए हो सके, ये गवर्नमेंट का आइडिया था, ठीक है, अभी के लिए कि आधार कार्ड को जो है गवर्नमेंट की डिलीवरी सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पे शुरुआत नहीं की गई है कि लिंक जो है आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से नहीं किया गया। तो वीडियो हो जाएगी लंबी हो रही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर पूरा करूँगी तो काफ़ी लंबी चली जाएगी वीडियो। तो अभी के लिए यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट में ही कर लेते हैं, कोई नहीं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।